40 किलो होने ही नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये वेब्रिज की डिब्बे तांबा तो 5,000 रुपए किलो है। 5,000 रुपये 40 कितना हो गया? 2 लाख रुपए का अलाउ करोगे? लकड़ी जो है वो 10 रुपए किलो है, उसको तो आप अलाउ कर दोगे। इसलिए जब टॉलरेंस की आप बात करते हैं, फर्क की जहाँ आप बात करते हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज को मदद कर रहे हैं, उस पर टॉलरेंस आप अलाउ करें। और दूसरे नंबर पर जब आप टॉलरेंस की बात करेंगे तो टॉलरेंस जो है वो दोनों साइडों पे होता है। अगर आपके पास 10 गाड़ियाँ आ रही हैं, वो 10 की 10 गाड़ियाँ 40 kg है प्लस कटती जा रही हैं, इसको आप टॉलरेंस जो है अलाउ नहीं करोगे। वो तो डेलिबरेटली करना है। टॉलरेंस होता है कि एक गाड़ी आपके पास आई, उसने 40 kg प्लस कर दिया, दूसरी गाड़ी आई उसने 40 प्लस कम कर दिया, चौथी गाड़ी उसने बिल्कुल जीरो कर दी। तो टॉलरेंस जो होता है वो दोनों साइडों पे होता है। अगर आपने 10 फर्ज किया जाए ये चीज़ें हैं, मैंने 10 का वजन किया, किसी में 10 ग्राम ज़्यादा है, किसी में 10 ग्राम कम है, किसी में 2 ग्राम कम है, किसी में 4 ग्राम कम है, तो वहाँ पर आप टॉलरेंस को अप्लाई करेंगे। ये बात उन्होंने कही। देखिए इसकी राउंडिंग ऑफ होती है इंडिकेटर में। अगर आप वेरिएंट आपके पास रखा हुआ है तो सेंटर के ऊपर आ जाता है। तो 10 kg का वजन जो यहाँ होगा वो आपको 0 बताएगा, यहाँ जो ये चीज समझिए कि देखिए कोई भी यूजर 80 टन के वेरिएंट पे 1 टन वजन नहीं करेगा, उसके लिए वो अलग स्केल लेता है। 1 टन के थोड़ी डिवीजन उसके अंदर फिर उसको चाहिए होती है 100 ग्राम की, 500 ग्राम, ठीक है ना। तो वेब्रिज के ऊपर जो एक नॉर्मली 80 टन का वजन होता है उसके ऊपर 20 से 25 टन का वजन होना चाहिए मिनिमम। और जो इंटरनेशनल वायरल स्टैंडर्ड्स के तहत जो होता है कि उस पर ई लिखा होता है, ई मीन मिनिमम कितना आप उस पर वजन कर सकते हैं। आप बैलेंस में देखेंगे ना जो कि ब्रांडेड होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ई लिखा होगा। अगर आपने देखा 100 ग्राम का स्केल है या आपने देखा है कि ये 10 मिलीग्राम का स्केल है तो उसमें ये लिखा होगा इस पर कम से कम वजन कितना आप कर सकते हैं। आपकी मर्जी नहीं है कि आप डिवीजन के बराबर। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि 1 kg से 10 kg का स्केल तो 1 kg से वजन हो जाएगा, नहीं, डिवीजन है ये, 1 kg की डिवीजन है। वजन इसके ऊपर जो आप वजन करेंगे कम से कम 4 किलो से आपको वजन स्टार्ट होना चाहिए उसमें करने का। हर एक जगह पे जो बैलेंस है उसके ऊपर ई से लिखा होता है कि ये कितना मिनिमम वजन आप शुरू करेंगे। 1 ग्राम नहीं रखना पड़ेगा। 1 ग्राम अगर आपने वजन करना है तो आपको फिर मिलीग्राम का स्केल लेना पड़ेगा, या आपने लेना पड़ेगा 10 मिलीग्राम का स्केल, या आपने 100 मिलीग्राम का स्केल लेना पड़ेगा। अरे इंडस्ट्री वाले तो जानते हैं चीज़ों को, क्योंकि उन्हें तो अपना काम चलाना है ना, और उन्होंने गिव अवे तो रखना है। आप देखिए आजकल मिठाई वाला भी जो है, आप जब जाते हैं गुलाब जामुन लेते तो थोड़ी बर्फी तोड़ के डालेगा वजन पूरा करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्केल आ गया ना, पहले तो झुका हुआ तोड़ो तो वो डाल देता था और वो आपको दे देता। तो कॉन्शियसनेस जो है वो जो बायर है, जो इंडस्ट्री में बैठा है या जो दुकान वाले, उसको तो पता है। मगर जिसे जो घबरा करना है, जिसे गलत काम करना है, वो तो फिर तवज्जो नहीं देगा। आप देखिए कितने हमारे इस वक्त वेंडर्स हैं जो कि पट्टे जिन्हें पानी होते हैं पत्थर के उन्होंने पत्ते बनाए हुए हैं, वो जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो पैसे इतने के पट्टे कहाँ से लेकर आए, तो उनके पत्ते बना लिए। तो विराट कोहली जैसे मैंने कहा कि ये अभी तो जैसे मैंने कहा कि हम इंडस्ट्री को पहले तो उसके लिए तो आगे पर किट होनी चाहिए अपने स्टैंडर्ड यूज, एक बटा होना चाहिए। और वो आप जाएं और ख़ासतौर से कीजिए कहा कि जो आपकी क्लासिफिकेशन 1 और 2 वाले स्केल है, 3 वाले स्केल, कम से कम उनको आप टेस्ट कर सकें 20 kg के बट्टे से, 10 kg के बट्टे से, 300 kg के स्केल अगर है आपके पास। जैसे इंडस्ट्री से पैकिंग मशीन लगी होती है, उनके जब भी पैकिंग होती है ऑटोमेटिकली, और वो चेक करते हैं तो उसमें होता है कि वो रैंडम चेक करते हैं, यानी 100 पैकेट बने 2 पैकेट चेक करेंगे। आप भी जाकर पैकेट स्केल को चेक करें, अपना वेट रखें उसके ऊपर 5 kg को देखिए कि वो 5 kg आपको बता रहे हैं। तो ये कम से कम इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ये जो ज़रा हमारा जो वो लेवल है ना इंस्पेक्शन में वो बढ़ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सारे वेट मौजूद हैं और आप उससे फ़ायदा उठाइए और फिर बनाएँ। और इंडस्ट्री में गए वेट ज़रूर रखें। इस इंडस्ट्री में जहाँ से ज़रूर ये सवाल करें आपके पास कितने वेट्स कम से कम उसके पास जो है 200-300 kg के बट्टे होने चाहिए।
सर हर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हर जगह मौजूद है, हाँ इवन आपकी बेकरी में है, हाँ, हर जगह। इवन आपकी मिठाई में है, उसके पास मस्ट है टेस्ट वेट। उसको कैसे पता चलेगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक पड़ा हुआ है, मिठाई की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसके पास है, आप जा रहे हैं वो आपको वजन करके देगा, कैसे इंश्योर करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं? उसके पास वेट होना चाहिए। जो कि इंडस्ट्री के लिए कह रहे हैं, यही सेम प्रैक्टिस हमारी शॉप से भी होनी चाहिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसके पास एक वेट मस्ट टेस्ट वेट होना चाहिए, जो कि हम उसको कैलिब्रेट करके वेरीफाई करते हैं, तब उसको एक्यूरेसी का पता चलेगा कि मेरा बैलेंस जो है वो सही वेट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको भी अभी नॉलेज है नहीं ना ये। आप अगर नॉलेज देंगे उसको तो वो डेफिनेटली वो इसको अप्लाई करेगा। पुराने दुकानदारों सबको ये मालूमात है, हाँ। मगर रखना नहीं चाहते। नहीं रखिए भी होते होंगे, लेकिन उन्हें अपना इंटरेस्ट सेव करना है, पहली नंबर समझे, मगर वो एक्सेप्टेबल नहीं आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ। आप जब अपना टेस्ट वेट रखेंगे ना आप और उसको कहेंगे अब ये बट्टा हमारे पास भेजो, हम कैलकुलेट करके देंगे, उसका चार्जेस दीजिए, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन सर्टिफिकेट दीजिए उसका, ठीक है ना। और वो फिर जो है ना वो स्टैंडर्ड बन जाएगा फिर उसका। अभी भी जो बना रहा है वो बाजार से ले रहा है और अपने तौर पे टेस्ट करता है जो भी उसका जो कुछ कर रहा है। ठीक है ना। मगर आपके पास बैलेंसेस मौजूद हैं, आपके पास ये रेफरेंस रेट सारे मौजूद हैं, आप उसको बनाकर दे सकते हो वजन और सर्टिफिकेट देना चाहिए। आप ये बेकरी से शुरू करें, बड़ी बेकरी से आप ही सब होगा, सब बेकरी सबने अपने अपने स्टैंडर्ड बनाए, किसी को पता नहीं था आपको कि किसने किस स्टैंडर्ड पे कहा कि वेट से मेजर मौजूद है उसके स्टैंडर्ड से अप्लाई होने चाहिए। तो ये करने के आप सबसे पहले जो आपको जो वेट्स है उनको आप तैयार करें, अपने पास में लेके जाएं और एक कैंपेन शुरू करें। जैसे आपके हम पहले बेकरीज में टेस्ट करते हैं, है ना, आप फिर जो है ना ये हम शॉप्स के ऊपर जाएँ, फिर मीट शॉप्स के ऊपर जाएँ, वहाँ पे शुगर से वो मुश्किल से ये मिक्स करते हैं, शुगर में से काटन करके वो नहीं रखते, उसमें बड़ी हम शुगर मिल के पास होती है। हाँ शुगर मिल के पास है। अच्छा, शुगर मिल के पास भी बटर मिल में रखते हैं कि उनका स्टेज बड़ा हाई होता है ना, वो तकरीबन कोई जो है ना करोड़ों का गन्ना जो है ना एक सीजन में क्रश करते करोड़ों, तो उनके पास जो 80 टन के बट्टे वो रखे थे, मतलब वो भी बट्टे जो है ना उनके अपने होते हैं, वो सर्टिफाइड आपके पास से वो चेक नहीं करवाते, उनको कैलकुलेट नहीं करवाते। अच्छा सर्टिफिकेट दे देते हैं ना आपको, मगर वो आगे वाला स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए आपके पास जिसके तहत वो जो है ना वो कैलकुलेट करे ना आपका, ये जरूरी है। कैलिब्रेशन हमारे फिर ये सब आगे पीछे हो जाता है। एक अब्दुल्ला साहब मैं और थोड़ा सा इनको कहूँगा कि आखिर में आप एक ये वो कर दें कि ज्वेलर्स के पास जब जाएं तो क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए हमारे उसको चेक करने के लिए, और अगर हम दूसरे करियाना स्टोर पे जा रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक स्केल को चेक करने के क्या प्रोटोकॉल, तो ये देखिए सबसे पहले जैसे कि ज्वेलरी के लिए मैंने कहा ना, सबसे पहले तो जो स्केल होना चाहिए वो होना चाहिए 1 मिलीग्राम, ये मिनिमम जो है ये रिक्वायरमेंट। ये आप लोग और समझ उस रहे 1 हो मिलीग्राम की स्केल को जैसे मैंने बताया कि रखने के लिए उसका एक हार्ड उसको एक जगह बनानी चाहिए, उसका जैसे एक बॉक्स काउंटर होना होता है। चाहिए जिसमें एयर जो है बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास बैलेंस आपने बहुत सारे डीलर्स के पास रखे भी होंगे। मास कितने का होना चाहिए थे अपने पास जो चेक 1 करेंगे मिलीग्राम जितना बैलेंस है 1 मिलीग्राम से लेकिन आपके पास बट्टे हैं ना, हाँ, हाँ। आप उसमें रखिएगा ना, आप जैसे मैंने कहा कि आपके पास आप 1 ग्राम रखें उसके ऊपर, सही ठीक है ना, तो 1 ग्राम बताना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली स्केल आपका सही चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम अब मिनिमम से स्टार्ट करें फिर सेंटर में चले जाए। अगर वो 1 मिलीग्राम से आपको ले ही रहा है तो इसका मतलब वो आप डीलर को अलाउ नहीं करेंगे, आप डीलर करके आप अपनी हिसाब से जैसे अभी इन्होंने बताया कि लोगों ने सब स्टैंडर्ड रखे हुए। एक बायर जो आ रहा है, एक जो सोडा खरीदने वाला एक औरत खातून बेचारी है, उसको क्या पता उसको है मिलीग्राम नहीं क्या पता कि ये मतलब ये 0.1 ग्राम है, 0.01 ग्राम है या 0.001 ग्राम है, उसको ये पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि और ये इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है ना वो इश्यूज बनते हैं। तो ये है कि ये इंश्योर करें, तो जैसे मैंने कैंपेन बनाया उसको, और आपके पास हम बोला क्लास में के सारे डेट्स मौजूद हैं यहाँ पर आपके, तो उनको आप लेके जाएँ और सारे कैलिब्रेशन में कहाँ तक ताल्लुक है कि हर मैन्युफैक्चरर का कैलिब्रेशन का प्रोसीजर अलग होता है।
इंडस्ट्री हो गई है, ठीक है। तो ये आप मतलब इंश्योर नहीं कर सकते आप। आपकी जब इंस्पेक्शन हो तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि भाई आप जिसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ उसके इंजीनियर को भी साथ बुला लें, ताकि अगर हम कोई एरर देखें तो हम एडजस्ट करवा दें उसको, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये जैसे आप मैंने कहा कि वैल्यू जब हम इसको इम्पोर्ट करेंगे तो फिर आपको भी पहले यूज करना पड़ेगा, फिर उन फैक्ट्रीज को बताने में जब आएंगे हम तो हमें इसकी कैलिब्रेशन अब आपने खुद ने पट्टे रखनी है अपने पास, उनसे चेक करना है। अगर ये आउट हो जाए तो आपने इंजीनियर को बुला के टेस्ट करवा देना पहले से है, फिर हम इंस्पेक्शन पे आएंगे और फिर हम वेरियंस पाएंगे तो फिर हम वहाँ पे चला देंगे। पहले लोगों को एजुकेट करें और फिर उसके बाद में एनफोर्स करें चीज़ों को, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री एजुकेटेड नहीं है। अभी हमारे जो शॉप्स हैं, जैसे बेबीज और एक बात की है उन्होंने, और ये लोग एजुकेटेड नहीं है वजन के बारे में। ये अभी हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि आप समझें कि फर्स्ट डे है कि हम चाह रहे हैं कि हम सब जो भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, इस डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉई हैं, उसके आप लोग हैं जो हमारे बाजू हैं, तो उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम हमने किया है। अब ये जल्दी में हम यही कर पाए हैं कि जो हमारे सीनियर्स आप लोग हैं बुला के हम कहीं से तो शुरुआत हमने करनी है। अब इसके लिए हमने 2 दिन हमने रखे हैं, प्रोग्राम सारा हमने चार्ट आउट किया हुआ है। इसका जो 3rd डे होगा वो इंशाल्लाह सून होगा, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि NPSC इस्लामाबाद से हमारी वो है यहाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले भी हमारा चैप्टर वो करते हैं। फिर हमारे सेक्रेटरी और मिनिस्टर भी उसमें पार्टिसिपेट होंगे, तो वो थोड़ा और ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो जाएगा और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक और सेशन हम करेंगे जो इससे बड़ी। हाल ही में आप सब लोगों को पता भी होगा कि हमने अपना सिंध गवर्नमेंट में एक हमें लेबॉर्ट्री भी इस्टेब्लिश करके दी है, तो हम और उसके बाद दूसरे फेज़ में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को हम मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स भी बना के दे रहे हैं। और ऑन गोइंग एक स्कीम है, उसके पैसे एलोकेट हमें हुए हैं और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी के तहत इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो पूरी कोशिश है कि ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा दोबारा रिवाइव हो कि इस वक्त जो दुनिया में जिस तरह वो चल रहा है उस तरह रिवाइव हो। बल्कि हम तो कुछ इस तरह भी जा रहे हैं, जैसे आपने सुधारों की बात की, फील्ड से हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कटौती करते हैं। कोई 15% कटौती कर रहा है, कोई 20% कटौती कर रहा है। आप लेने जाएं भी तो वो कटौती करते हैं। आप जब सोना उनको वापस किसी मजबूरी के तहत वो जेवरात अगर आप देने जाएं भी तो वो कटौती करते हैं। तो आपका तो हुआ नहीं, वो तो उनका हुआ। तो हमने कोशिश की, हमने देखा कि किस तरीके से ये कर रहे हैं, तो रिसर्च हमने की है। तो मतलब इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसी पे वहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाम चेंज किया, तो उन्होंने इस पे एक कानून बनाया कि ये मैक्सिमम आप इतना इसमें कट कर सकते हैं, वो भी क्या क्या रीज़न से। और जब आप बेचने जाएँ तो उस पर आप इतना वो कर सकते हैं, वो बाकायदा। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम उधर भी जाएँ कि वो हो। तो ये कोशिश है, आज पहला कदम है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। बाकी आप कैरी ऑन करें। जैसे मुझे खुशी ये हुई, जैसे आप लोगों ने कहा कि 89 के बाद, और बल्कि 89 90 में मैंने 2 ट्रेनिंग्स की थी मैंने जब मैं था। उसके बाद आप पहली दफ़ा जो है एक हम इस फोरम पे हम बैठेंगे जहाँ पर भी हम ये बात करें, तो आप सोच रहे हैं कि अब ये भी ट्रेनिंग हम इसको नहीं कह रहे, इसीलिए हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग का हमने तो नाम दिया है।
तो ट्रेनिंग प्रॉपर सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन, इस्लामाबाद से एक हमारा इदारा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वाले हैं, PCSR वाले हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेट करके ट्रेनिंग का एक इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह सून करेंगे। तो बाकी आप एरिया आप लोग आए हैं, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों को भी वेलकम। समझे, एक दूसरे से जब हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। फील्ड में बहुत सारे इश्यूज हैं, मसले हैं, उनको समझें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। जो हमारे सीनियर्स लोग बैठे हैं जो फील्ड में काम करें, उनसे सीखें। DAV वाले आए हैं, दोस्त उनसे करें। बिल्कुल फील्ड का भी आपने करा है, कल एक और कंपनी के दोस्तों को हमने हायर किया, तो कोशिश करें इसको सीरियस में समझने की कोशिश करें। अल्टीमेटली जाना फील्ड में आप लोगों ने, आप साउंड होंगे, समझदार होंगे, काम की समझ होगी, नॉलेज होगी, तो आपको आसानी होगी। ऐसे ही तो मैं इजाज़त लूँगा, अगर आप लोग कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वेट तो हो गया, फिलिंग मशीनों पे ये सिर्फ एक तबियत सही नहीं है, अब ये कि इनकी मेहरबानी के साथ फिर इनको थोड़ा चांस दें। ठीक है, डेली वालों को। बस ठीक है, कर लो। हो ही गया है मेरा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं सर थोड़ा मेरा एक छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मीटिंग हो आपके साथ तो हो जाएगी रोज। जाहिर बात है बाइनरी लैंग्वेज को जब हम समझेंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसेंगे। जब तक बाइनरी लैंग्वेज का नहीं पता होगा तो रोबोटिक लैंग्वेज तक नहीं पहुंचेंगे। जिस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल पहले आए थे उनका मेथड दूसरा था। जाहिर बात है साइंटिफिकली इन्हांसमेंट आई, एनालिटिकल बैलेंस वजूद में आया। अब जाहिर बात है टेक्नोलॉजी का बेस तो वही है, मगर इन्हांसमेंट आ गई। अब आगे जाके मेटलर टोलेडो का जो मौजूदा टाइम जो बैलेंस है दुनिया में, यानी कि नंबर 1 कहा जाता है कि मेटलर टोलेडो का, जाहिर बात उसी में भी इन्हांसमेंट आएगी। मशीन को चलाएगा तो रोबोटिक लैंग्वेज, मशीन कुछ भी नहीं है, एक मुर्दा चीज़ है। जब उसमें रोबोटिक लैंग्वेज की हम इनपुट डालेंगे तो वो रन करेगी उसी मेथड पे जिस किस्म की हम उसमें डालेंगे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल की बायोस ख़राब हो जाती है, अब बायोस का मतलब है कि हमने प्री फिक्स नक्शा उसके अंदर डाल दिया, अब तुमने उस पर चलना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलना जो बायोस में फीडिंग की है हमने। अब बायोस ख़राब हो जाए तो वही वेइंग स्केल कभी 1 किलो बताएगा, कभी 1.25 किलो बताएगा। स्टार्ट होने में कभी आधा मिनट लेगा, कभी 1.5 मिनट लेगा। वे ब्रिज पे आ जाए, सपोज करें वे ब्रिज कोई लगवा रहा है, कह रहे यार खर्चा ज़्यादा है, 10 लाख रुपए नहीं, इसको कम करो, कहेगा हाँ कम करता हूँ। ये AC की केबल है, ये DC केबल है, AC केबल नहीं है, DC केबल है। वही केबल डेटा केबल 100 रुपये गज़, वही डेटा केबल 20 रुपये गज़। अब उसी वे ब्रिज में जब केबलिंग करेगा तो डेटा तो स्लो हो जाएगी। जाहिर बात है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है कि डेटा किस मटेरियल की है। तो ऐसे बहुत सारे लातादाद मसले हैं। वेइंग स्केल के बराबर में आप मोटर पे मोबाइल पे बात करें वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो डिजिटल चीज़ है, सेंसिटिव है, सिग्नल्स का टकराव होगा। थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह जो होती है वो ऐसे बैलेंस में मोबाइल बात करने से करके स्केल रखा है ना, उस पर ये इफेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। जहाँ तक ये एक थियोरिटिकल बातें बहुत सारी ना हमारी, कि जाने इंडक्शन होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। अब जैसे हमने केबल की बात की, जस्ट डेफिनेटली अगर आपका वेवरेज ST के ऊपर इसके साथ लगा हुआ है, हाई टेंशन वायरिंग जा रही है, वो डेफिनेटली इंडक्शन डालेगा और मतलब डिस्टर्ब देगी। ये आज जब लगाया जाता है ना उसी वक्त पता चल जाता है कि प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हल किया जाता है। इसी तरीके से जो आपके क्या डेटा केबल अगर आप लोड से जो केबल जा रही है वो 20 रुपये की है, 200 रुपये की है, अभी आप जो कैलकुलेट करने जाते हैं आप तो आप उसके हिसाब से टॉलरेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थियोरिटिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूँ आप लोग कि बहुत सारी थियोरिटिकल ऐसी चीज़ें हैं
जॉब के फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं ना तो एप्लीकेबल पे नहीं, मगर ये जहाँ तक ताल्लुक है इसका हाई कैपेसिटी डाटा होना, मोबाइल का इस्तेमाल होना, बैलेंस तो इफेक्ट नहीं ना, क्योंकि लेकिन ये ग्राउंड वेव्स होती हैं, ठीक है ना। मोबाइल की जो देखिए मैं मोबाइल में भी काम कर चुका हूँ, इसका फ़ोन में काम है, और मैं वहाँ पे मैंने सोने 2 साल काम किया मैंने, मगर ये पाकिस्तान में ये बैन हुआ मोबाइल का, आपको याद होगा एक्शन लिया गया था उनके मिशन में चला थी, तो फिर मैं वापस एयर में आ गया था, मैंने कोचिंग चलाई थी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो 2 साल के बाद फिर मैं वापस एयर में दोबारा आ गया था। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये चीज़ें देखिए, पहली तो बात ये है कि आपने जो बातें कही ना, पहले आपको जो यूज़र है उसको तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, उसको अवेयरनेस हुए बगैर आप कहें तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको तो पता है और उसको पता ही नहीं पता, तो उसको पहले आपने जैसे कहा कि कंट्रोलर थे, तो आपने जो है अपनी किट बनानी है, आपने टेस्टिंग किट बनाई, और जब इंस्पेक्शन भी जाए उसको लेके जाएँ, और सबसे पहले हमें लोगों को एजुकेट करना है, किसी को चलान नहीं करना, किसी को जो है ना ज़बरदस्ती नहीं चीज़ें चला, भाई ये देखिए स्टैंडर्ड्स हैं, आप ये करें, आप ये वेट्स हमसे सर्टिफाई करवाएं, अपने पट्टे खरीदें, हमारे पास लेकर आए, हम इन्हें एडजस्ट करके देंगे आपको, और फिर आप इन्हें इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है, और जो परचेजर उसको भी फ़ायदा है। अब जैसे एक ज़माने में मदर भाई का आता है, जुमा बाजार गए थे और वहाँ हमने पकड़े, बड़ी बड़ी कंपनियों में देखे तो उनकी जो नेट वेट लिखा था वो नेट वेट प्रॉपर नहीं था, मतलब ये पैकिंग के अंदर भी, क्योंकि उसको वजह ये कि किसी ने इन्फोर्स नहीं किया ना। आप देखिए रेड सिग्नल होता है और पुलिस वाले खबरों से रुक जाते हैं, पुलिस वाले से गुजर जाते हैं, तो आप खड़े होंगे ना तो सब सही हो जाएंगे। कितने रेट रखने चाहिए? देखिए मैंने कहा ना 70% वजन होना चाहिए कम से कम, 50% एक्सेप्टेबल है, जो इंटरनेशनल मिनिमम है वो है 50% वजन कैपेसिटी, ठीक है, अगर बेस्ट ये है तो फुल कैपेसिटी हो, कम से कम 70% होनी चाहिए, तो फिर आपके सही 10 मिनट के चलिए सर, आप अपना कंक्लूजन कर दें। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है ना, और जनाब साहब आप लोग के साथ जो है ना लंच करके आपके पास जो है वो थैंक यू यार, थैंक बस सही है, बंद करो भाई, बंद कर दिया हूँ बाबा, इसको बंद करेगा दरवाजा, बंद करेगा, बंद करेगा, ऐसे नहीं कर भाई बस सही है, सही है, आप जो करें आप छोड़ दे तो वो कर लेते, आप जो करें एवरी स्किल से हैं, और ये आपको बेवरेजेस के हवाले से जो है वो मजीद थोड़ा सा ब्रीफ करें। मेरा नाम शाकिर, मैं यहाँ पे वाले साहब। अच्छा, बेवरेजेस के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कैलिब्रेशन प्रोसीजर, आपका कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे वो आपका मिलीग्राम का स्केल हो या कांटा हो, सबका बेसिक जो आपका फ्लो चार्ट बनाएंगे वो सेम बनेगा। बेसिक फ्लो चार्ट बनेगा कि हम पहले जीरो कैलिब्रेशन करेंगे, फिर हम स्पैन कैलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, अक्सर औकात होता ये है कि आप जब स्पैन कैलिब्रेशन करते हैं, वो जिस तरह पिछले भी साहब ने बताया कि 70% हो, कुछ कंपनीज कहती हैं कि आप मिनिमम 12.5% से भी कर सकते हैं, एक रेंज डिफाइन की, मिनिमम 10% हो। आइडियल, सबसे आइडियल ये होता है कि आपके पास जो मैक्स लोड है, जिसने 70% उन्होंने बताया है, अक्सर औकात कभी कभार मसला ये होता है कि स्केल लिनियर नहीं होता। अब आप इसको समझिए ऐसे कि एक हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना लिया, उसमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है 45 डिग्रीज की, ये होती है कैलिब्रेशन। जब हम कर रहे होते हैं हम बता देते हैं कि लोड सेल की इतनी वैल्यू पे आपके इतना कैलिब्रेटेड रेट है, कभी कभार वो चीज़ सही नहीं बैठती। इस तरह से आपने कभी नोटिस किया होगा फील्ड के अंदर कि आपने 17 टन के स्केल कैलिब्रेट करवाया, आप 15 टन की गाड़ी रखते हैं, उस पर 50 kg का फर्क आ रहा है, या अगर आप 70 टन से ऊपर चले जाते हैं तो आपका तब भी फर्क आना शुरू हो जाता है। ये मसला आता है लीनियर कैलिब्रेशन की वजह से।
इसके रजिस्टर पिछले से आपने बात की कि जब आप कैलिब्रेट कर रहे हैं तब आप उस कंपनी जहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनके टेक्नीशियन को बुला लीजिए। उससे एडवांटेज ये आ जाएगा आपको कि जब आप उसको कैलिब्रेट करके उसको मल्टीपल वैल्यूज पे चेक करें। अगर आपने उस इंजीनियर से 50 टन पे कैलिब्रेट करा है, आप स्केल पर 30 टन पे चेक करें, क्या आया वो वहाँ पे आपको बराबर वेट दे रहा है। आपने 30 टन पे कराया फिर आप उसको 80 टन पे चेक करें, इससे आपका लिनियरिटी एरर चेक होगी। अब लिनियरिटी एरर को हम इतना बड़ा समझते नहीं है कि आपका 30 टन पे वेट होके आया। जब हम गवर्नमेंट से बट्टे ले रहे हैं 30 टन पे वेट चेक किया और वेट होके आ गया। अक्सर औकात कस्टमर एंड पे होगा ये कि 30 टन का आपने कर लिया, उनके पास 80 टन की गाड़ी है, वो 100-150 kg की वेरियंस मारी है। अब उनको ना वेट्स पे एतमाद होता है, ना उनको हमारी सर्विस पे एतमाद होता है, ना वाइस वर्सा उनको इंस्पेक्टर पे भी एतमाद नहीं होता कि हमने पैसे दिए हैं 30 टन पे कैलिब्रेट कराइए, लिनियरिटी एरर क्यों होता है। तो इंस्पेक्शन के अंदर आप लोग के ऊपर सबसे ज़रूरी है कि आप लिनियरिटी चेक कीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं वो है कॉर्नर। अक्सर औकात आप इसको वेट स्केल को पूरा भी कैलिब्रेट करते हैं तो कॉर्नर एग्जिस्ट करता रहेगा। और मेरे पास एक ये छोटा सा लेवरेज का हमने एक मॉडल बना के रखा हुआ है ऑफिस में, इसके डेमोन्स्ट्रेशन के पहले। उसमें अभी समझेंगे ये 6 लोड सेल का सिस्टम है हमारे पास। तो कॉर्नर चेक करने के लिए सबसे आइडियल रहेगा हमारा एक लोड सेल यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6। अब कॉर्नर चेक करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप गाड़ी को पहले लेवरेज के पिछले हिस्से पर खड़ा करिए। आपने जब कैलिब्रेशन की होगी, आपने कैलिब्रेशन बिल्कुल डेड सेंटर में की होगी। आप ट्रक से गाड़ी को उतारिए, स्केल से गाड़ी को उतारिए, पहले हिस्से पे खड़े करें। आपने वेट देखना है कितना फर्क है। इस हिसाब से फिर आपने जब यहाँ पे चेक कर लिया, आपने गाड़ी फिर उतारी, फिर पहले कोने पे चेक किया आपने। इसमें आप 3 चीज़ें चेक कर रहे हैं। एक आप चेक कर रहे हैं रिटर्न टू जीरो, कि जब आपने गाड़ी उतार के वापसी चढ़ाई तो तब क्या, जब गाड़ी उतरी तब स्केल 0 पे आया, तो वो आपने चीज़ तसल्ली करी कि ठीक है 0 पे आ गया। फिर आपने पहले कोने पे चढ़ाई, बीच में हम समझते हैं अज्यूम करते इसका वजन 15 टन था। अब पीछे के पास जो अलाउेबल वेट होगा वो हो गया तो 14,980 या 15,020 मैक्स रेट पे। कोशिश की जाती है कि बिल्कुल बराबर रहे, बट 10 से 20 kg का फर्क रह सकता है। उसकी वजह रह सकती है आपका लेवल का मसला हो कि जब सिविल बन रही हो तो उसमें लेवल किसी ने कम ज़्यादा कर दिया तो वो हम इतनी आराम से नहीं निकलते, एक वो इशू आ गया। दूसरा हो सकता है कि क्या कोई लोड सेल मिसमैच हो। अगर आपका इससे ज़्यादा का फर्क है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपने किया आपका 15 टन पूरा है, यहाँ पे 15 टन पूरा है और यहाँ पे आपका 14,500 आ रहा है, तो उसको डायग्नोज करने के तरीके ये हो सकते हैं कि या तो आपका कोई लोड सेल खराब हो गया या फिर आपका लोड सेल मिसमैच है। या अगर पूरे स्केल में आपके 30 टन के लोड सेल लगे, कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपका शायद 43 टन का लोड सेल लगा हो। इस चीज़ों से आपको लेवरेज, जिस तरह आपने सवाल पूछा था कि हम पकड़ते किस तरीके से मसला, लेवरेज खुद आपको बताता रहेगा कि इशू क्या है। तो हमें उसके बस थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको हल मिल जाएगा कि क्या मसला किस तरीके से है। जब आपने मिसाल की बातें कॉर्नर गाड़ी को आगे पीछे करके चेक कर लिया, सबसे आइडियल कॉर्नर चेक आपने करना है, आप छोटा फोक लिफ्टर हो जाए कि आपके पास नहीं पड़े, आप इंडिविजुअल रोड सेल के ऊपर इसको रख करेंगे, आपने वहाँ से इसको चेक किया। सबसे अच्छा कॉर्नर अगर आप एडजस्ट करवा भी रहे हैं, आपकी मौजूदगी में आप इंजीनियर से निकलवा भी रहे हैं, तो सबसे अच्छा उसको आप निकलवाने का एलिमिनेशन का तरीका होगा कि आप हर रोड सेल के ऊपर एक लोड डालिए, चेक कीजिए कि बराबर आ रहा है। 1 बाय 1 सारे रोड सेल्स का एक्टिविटी वो करेंगे, आपका स्केल कभी भी आपको हवा का प्रेशर जो कभी आता है, हवा का प्रेशर जो हवा के प्रेशर से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बट उसके अंदर इंडिकेटर के अंदर कुछ सोल्यूशन होता है। एक ऑप्शन होती है, सेटिंग होती है फिल्टर सेटिंग्स। फिल्टर करता है कि कांटे की स्पीड को वो आप स्लो कर देता है। अब मिसाल की बात है, कुछ आपने देखे होंगे कांटे वो 0 से 150 भागते हुए जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता कि कब 50 टन उसने क्रॉस किया, कब 100 टन क्रॉस किया, वो बिल्कुल भागते रहेगा। उसके अंदर हवा की वजह से इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, हम उसकी स्टेबिलिटी और फिल्टर बढ़ा देते हैं। जब तक हम ये एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपका स्केल आपको हवा पे वेरिएशन देता रहेगा। हवा की वजह से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इन्वायरमेंट भी हो तो आप जिस तरह एवरी का कैटलॉग इंडिकेटर है या मेट्रो टोलेडो का कैटलॉग है, उसमें एक चीज़ स्पेसिफाई होती है, उसमें 3 उन्होंने स्टेबिलिटी और फिल्टर की सेटिंग दी है कि अगर आपका लो प्रेशर इन्वायरमेंट है, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट है, तो आप उसको किस तरीके से करें और वो कंट्रोल कर जाता है। इसी तरीके से आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आप ये चेक करेंगे कि स्टेबल कितना है। मिसाल की बात है, कुछ स्केल्स की स्टेबिलिटी हमने सेट की होती 5 डिविजन्स पर। उसका मतलब ये है कि जब आप स्केल के ऊपर 0 होगा, आप 5 डिवीजन तक कुछ भी रखेंगे वो डिटेक्ट नहीं करेगा। 10 kg का स्केल है, 10 kg से चल रहा है और उसकी मैंने 5 डिवीजन सेटिंग रखी है, तो मैं 50 किलो के अंदर कोई भी वेट रखूँगा, स्केल आपको 0 बताएगा। इससे आपको पता चलेगा कि 0 ट्रैकिंग होती है, ये हवा का प्रेशर कंट्रोल। आप 50 kg से कोई भी नीचे वेट रखेंगे वो डिटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक इसमें मुझे बात होता है, एक तो सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इसके बाद, दूसरा होता है डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर।
हैं जो वो फर्जी के लिए रखते हैं, उस समय डिटेक्ट कैसे करें कि ये अच्छा जब वो अपना लोड रखते हैं एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो हम कैलिब्रेट कर देते हैं, वो स्विच कर देते हैं। अब एकदम से स्विच के बटन को प्रेस करना, एग्जिट करना और इंटर करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे ये जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो एक्चुअली या फेक? सॉफ्टवेयर के अंदर टेम्परिंग हो सकती है। सॉफ्टवेयर में टेम्परिंग इसलिए हो सकती है कि उसका वेइंग सिस्टम सब ताल्लुक है। हाँ, सॉफ्टवेयर एक अलग है, बिल्कुल उसमें वहाँ से डेटा जा रहा है, वहाँ इंडिकेट तो वही करेगा ना, हमें तो कैलिब्रेशन वही दिखाएगा। कैलिब्रेशन आपको दिखाएगा, फिर इंडिकेटर आपको आपकी कैलिब्रेशन। सो कंप्यूटर से आपको वाबस्तगी, ठीक है, कंप्यूटर से वाबस्तगी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोविजन होता है रिपोर्ट्स का। सही, उसके अंदर कुछ कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, वो बनाती है सॉफ्टवेयर में लिख देती है कि या तो यहाँ पर आया मैनुअल एंट्री है या ऑटोमेटिक एंट्री। ऑटोमेटिक एंट्री का मतलब है कि स्केल से उसने प्रोपेट किया, मैनुअल एंट्री का मतलब है कि स्केल से उन्होंने टाइप करके वेट टाइप करके जा रहा है। यहाँ से आप टेम्परिंग पकड़ सकते हैं। नहीं तो आप ये भी इन्फोर्स कर सकते हैं कि जब आप इंस्पेक्शन पे जा रहे हो आप उनको बोले रिपोर्ट दें, जिनसे भी उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उनको बोले इसके अंदर एक फील्ड आप ऐड करते हैं ऑटोमेटिक या मैनुअल की। तो जहाँ पे आप वजन की एक्यूरेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपने ऑटोमेटिक जहाँ पे होगा वहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जहाँ मैनुअल आ रहा है उसकी वजाहत मान सकते हैं कि आप या तो यहाँ पे क्यों मैनुअल हुआ है, कि हो सकता है कि इनका कांटा खराब हो गया, कम्युनिकेशन खराब हो गई, 1000 चीज़ें, बट आपको एक बिहेवियर पूरा मिल जाएगा उस गाड़ी का। जहाँ पे आपको मैनुअल लगी आप उस गाड़ी को चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की डिटेल्स निकालें आप सॉफ्टवेयर से, कंपेयर करें कि क्या मसला है। हो सकता है 10 दफ़ा वो 10 टन पे है, एक दफ़ा में वो 8 टन का है, तो ये एक रेड फ्लैग बन गया आपके लिए कि मसला कहाँ से है। प्लेटफॉर्म पे आप ये जैसे करेंगे 2-4% या सेल में रीच नहीं हो रहा थोड़ा मामूली, तो ये कैलिब्रेशन सही सेंटर पे रख के चारों कोनों पे रख कर सेंटर पे सही होगी, ये चारों कोनों पे सही होगी। उसके लिए होता है कि लोड सेल बेवरेज सिस्टम्स के अंदर जो हम चीज़ नहीं समझ पा रहे कस्टमर्स या लोग वेइंग स्केल्स वाले इन्फोर्स नहीं कर रहे, मेन 3 कंपोनेंट्स है बेवरेज। एक आपका आ गया लोड सेल्स, एक आ गया जंक्शन बॉक्स और एक आपका आ गया इंडिकेटर। सारे वेइंग सिस्टम्स में से आप समझे पाकिस्तान में जो लगे हैं उसमें 50% सिस्टम ऐसे हैं जिसमें जंक्शन बॉक्स लगा हुए नहीं। जंक्शन बॉक्स आता बहुत सस्ता है, 15-20 हज़ार रुपये का चाइनीज आपको जंक्शन बॉक्स मिलता है। वो करता ये कि वो कॉर्नर निकालता है। जब आपने बीच में रखी गाड़ी कैलिब्रेट की फिर आप उसको पीछे लेके गए, फर्क आपको पहली इंस्टॉलेशन में लाजमी मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, फर्क आपको मिलेगा। लेकिन हम 10-15 ज़्यादा का भी मिल सकते हैं, 50-100 का भी मिल सकता है। अब उसके अंदर किया जाता है जंक्शन बॉक्स के अंदर पोटेंशियोमीटर्स लगे होते हैं, उससे उसको ट्रिम करते रहते हैं जब तक हमारी डिजायर्ड वेट डाल देते हैं। कॉर्नर का भी मैं आपको तरीका एक्सप्लेन, जंक्शन बॉक्स तो इनर साइड पे होगा ना, वो विजन तो नहीं होगा उसका। जंक्शन बॉक्स आपका विजिबल साइड पे होगा। इस तरीके से जंक्शन बॉक्स 2 जगहों पे लग सकता है, एक आपका बेवरेज पेट के नीचे लग सकता है या एक बाहर नीचे नीचे भी बाहर का जंक्शन बॉक्स आपको कुछ नहीं बताता। जंक्शन बॉक्स करता है ये कि आपको सलाहियत देता है कि आपको कॉर्नर निकाल सकते। सही, उससे होगा कि एक लोड सेल पर शायद लोड थोड़ा कम पड़ रहा है, वो सिग्नल कम है, आप उससे उसका सिग्नल बढ़ा सकते हैं। आपने उसका सिग्नल बढ़ाया, वजन बराबर आना शुरू हो जाएगा। कॉर्नर जब आप किसी से कभी निकलवा भी रहे हो उसका सेफ प्रोसीजर रहेगा ये, आपने कैलिब्रेट की, गाड़ी उतारी, पहले एक कॉर्नर पे ले गया, आपने वहाँ पे देखा कि 50 kg का फर्क आ रहा है और लोड जो आ रहा है वो 5, 6, 7, 8 लोड सेल पे। आपने सबको बारी बारी थोड़ा थोड़ा बढ़ाया कि जब तक आपकी वेट वैल्यू आनी है, आप गाड़ी फिर उतार देंगे, स्केल आप 0 करेंगे, स्केल पे कुछ ना कुछ फर्क आएगा, फिर आप उसकी वापसी तसल्ली करेंगे। ये एक्टिविटी सारे कोनों पे जाके चेक होगी। अच्छा, कुछ लोग करते ये भी हैं कि कॉर्नर जब चेक कर रहे होते हैं वो हर 1 फुट बाद ब्रेक मार के देख रहे होते हैं कि फर्क आ रहा है। इंडिकेटर वही बताता है, इंडिकेटर जैसे ये वो कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं कि आप इधर करेंगे फिर उस चीज पे आगे चलाना है, आपने पहले उसको नीचे उतारना है, फिर इसको 0 करना है, ऐसे जीरो, उसके बाद आपको इस साइड से आप व्हीकल ले जाएं, इस साइड से ले जाएं तो डिफरेंट आ जाता है। उसका रीजन तो रोड से तो सेम कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है सर, उसकी ब्रेसिंग सेम होती है, उसका डिस्टेंस से होता है, तो यहाँ से एक आता है, यहाँ से दूसरा होता है, इसका क्या है? उसका रीजन है जो हमारा ट्रॉलर होता है, जो 5 व्हीलर का 5 एक्सेल का हमारा ट्रॉलर तो उसका लोड जो सारा आ रहा था वो पिछले 3 एक्सेल का आ रहा था, सही, वो आगे के 2 एक्सेल पे नहीं होता। जब आपकी गाड़ी यहाँ से हटी और आपने इस डायरेक्शन में कॉर्नर निकाला है तो आप ये समझे कि भले मेरा ट्रक पूरे कांटे पे खड़ा हो, आगे के 2 व्हील्स पे लोड कम है, पीछे के 3 व्हील्स पे लोड है। अब मैं जब कॉर्नर निकाल रहा हूँ मैं पीछे के 3 व्हील्स को एडजस्ट करते हुए निकाल रहा हूँ, आगे का वो वैसे ही है, 2 ऑलेशन से। अब मैं गाड़ी घुमा दिलाया, हुआ ये कि अब जो लोड का जो पहिया है वो पीछे की तरफ से गया जहाँ पे कॉर्नर का फर्क है।
तो ये भी ज़रूरी है कि हम कॉर्नर दोनों साइडों से चेक किया जाए कि आया कि फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोनों साइड में फ़र्क थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, इसलिए कि आप अगर वहाँ से आप कंट्रोल करते हुए रहेंगे आपको यहाँ से फ़र्क मिलेगा, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होगा। वो हर वाला तो 30-40 किलो का रह जाएगा। इसके लिए मैं आपसे भी नजर साहब से भी दोनों से ये बताना कि हम इस तरह नहीं, जिस वक्त ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम उनको डायरेक्शन दे दें कि भाई आपको सिर्फ यहाँ से हो सकता है। नहीं देखिए, आप इन तो वो तो डायरेक्शन है, इस वक्त जितनी भी वेन हो रही है वो एक ही साइड से हो रही है, दोनों साइड से नहीं हो रही, एक ही साइड से हो रही है। लेकिन हमें कॉर्नर चेक करने का जो भी अंसारी साहब ने कहा कि हम जब वेट को घुमा के लेके आते हैं तो लोड सारा यहाँ आ गया ना, अब यहाँ पर लोड है तो ये आपके लोड सेल जो है उसके ऊपर इतना लोड नहीं आ रहा कि आपको उसका सही रिजल्ट दे सके। जब आप घुमा के लेके आते हैं तो ये वाला सारा लोड यहाँ आता है। मैं दूसरा ये शुगर मिल में जो है ना प्रैक्टिस है, ये भी एक फ्रॉड है। अब जब वो अपनी शुगर उसको वे कर रहे होते हैं तो इस लोड ये लोड सेल्स की कैपेसिटी अलग होती है, उसकी अलग होती है। जब शुगर कहना आता है तो इधर से आता है, जब उनका माल आया तो इधर से आता है। ये देखिए अंसारी साहब बेसिकली क्या है कि आप इधर से लाएं उधर से लाएं, हाँ वेब्रेज अगर आपका एक्यूरेट है कोई फर्क नहीं। वेब्रेज अगर आपका एक्यूरेट है, इधर आप इधर से लाएं इधर से लाएं, एक ही वजह है। अगर वो इधर से ला रहे उधर से ला रहे, अगर वो फर्क आपको दे रहा तो वो वेब्रेज ही सही नहीं है, ट्रेन होना चाहिए। दूसरे देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बहुत सारी इंडस्ट्री में आपने एक चीज़ देखी होगी जो हम उम्मूमन उसको नोट नहीं करते हैं, और बड़े बड़े जो टेक्निकल लोग वो भी नहीं करते। एक कंपनी में आप जाते हैं वहाँ पर 4 लोड सेल लगे, वेब्रेज लगे हुए, बहुत सारी कंपनियों में इससे ज़्यादा वेब्रेज लगे, 2-2, 3-3, 4-4 लगे। वो क्या करते हैं कि अब आपके इस डेट से गाड़ी इंटर हुई, उसने खाली गाड़ी का वजन इस वेब्रेज से किया, अंदर गाड़ी गई उसने भरा, जब इस गेट से निकलने लगी तो उसने इस वेब्रेज से वजन किया। ये टोटल रॉन्ग है, बिल्कुल ये करते हैं हम, ये टोटल रॉन्ग है। मैं आपको बता दूँ रॉन्ग इसलिए है कि अगर फर्ज किया जाए जिस वेब्रेज पे आप खाली गाड़ी का वजन कर रहे हैं, अगर उस वेब्रेज में टेक्निकली 50 kg का फर्क पड़ा, ठीक है, और अब जब दूसरे वेब्रेज पे लेके आ रहे हैं उसमें भी अगर फर्ज करो 30 kg का फर्क था तो आपका फर्क कितना चला गया, 80 kg। असूली तौर पर जिस वेब्रेज पे आपने खाली गाड़ी का वजन करना है उसी ही गाड़ी पे आपने जो है भरी हुई गाड़ी का वजन करना है। इसमें थोड़ा सा डिफर किया जा सकता है इस वजह से कि इंटरनेशनली कुछ फैक्ट्रीज जो हैं पाकिस्तानी के ज़्यादातर जो है एक वेब्रेज, ज़्यादातर अमूमन हर कंपनी एक वेब्रेज लगाती है। बाहर के मुल्क में ये है कि वो उन्होंने सेपरेट किया हुआ है अपना इनवर्ट्स और आउटवर्ड्स। आपने शायद टर्मिनल्स देखे तो उनका सबका इनवर्ट्स एंड आउटवर्ड्स अलग अलग होता है। उसमें हमारी जिम्मेदारी ये आती है कि दोनों का वजन बराबर हो, वरना ये सिचुएशन आएगी जो मजहर साहब ने की है। अब उसके अंदर 2 आपके मजीद फ़र्क भी आ सकते हैं। अब जो ये भी कॉमन प्रैक्टिस है कि आपका एक वेब्रेज हो गया एनालॉग, एक वेब्रेज हो गया डिजिटल। अच्छा, अब एनालॉग वेब्रेज क्या होता है, उसके अंदर सिंपल हम ये करते हैं कि जिस तरह आपने बात की डीसी केबल, एनालॉग वेब्रेज हमारा हो गया डीसी वायरिंग पे वो चल रहा है, उस पर मैकेनिकल इंटरफेरेंस, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल लॉस, क्योंकि केबल की भी अपनी रेजिस्टेंस है, लोड सेल भी रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, वो काम करेगा। डिजिटल में ये है कि वो डायरेक्ट बाइनरी की वैल्यू फेंक रहा है, वो आपका आउटपुट दे रहा है, इंडिविजुअल लोड सेल अपना अपना वजन दे रहा है, वो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं दे रहा है। तो डिजिटल सिस्टम जिस मामले में ज़्यादा एक्यूरेट है। डिजिटल सिस्टम आपकी भी जो ट्रबल शूटिंग है वो भी आसान कर देते हैं। वो ऐसे आसान कर देते हैं कि आप अगर कॉर्नर चेक कर रहे हैं, आप लेवल भी उसमें 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। आप लोड सेल डायग्नोसिस में गए, आपने देखा वहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है हर सेल की, आप वहाँ से स्टडी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ कहाँ पर लोड सेल मिसमैच होगा, वो आपको सब बता देगा। तो ये भी बशर्त है कि दोनों सिस्टम्स एक टाइप के लगे हों या अलग अलग टाइप के लगे हों तो उनकी कैलिब्रेशन सेम स्टैंडर्ड से की गई है। कॉर्नर डिजिटल के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। डिजिटल सिस्टम्स के अंदर कॉर्नर क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद एडजस्ट करता है, आप नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। इसी चीज़ को एनालॉग पे रेप्लिकेट करना होगा, तो वो बहुत महारत का काम है। तो ये भी अगर 2 वेब्रेजेस यूज़ हो रहे हैं ये चीज़ है। अब कुछ जिस तरह आपने बात की थी कि एक वेब्रेज का हम डायरेक्शन डिफाइन कर लें, वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि कुछ फैक्ट्री अगर एक वेब्रेज अफोर्ड करेंगे तो उसको ही इनवर्ट्स और उसी को आउटवर्ड्स पे यूज़ करेंगे।
और अगर उनको विजिट कर दें कि आप यहाँ से हैं तो उनका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, उससे वेब्रेज की डिग्रेडेशन आ जाएगी। जब आप इंस्पेक्शन पे पहली दफ़ा जाइए तो आपने मेक श्योर ये करना है कि वेब्रेज और एंगल के बीच में स्पेस अच्छी खासी है। अच्छी खासी से मुराद ये है कि 10 mm से ज़्यादा हो तो उसमें स्टॉपर्स लगे होते हैं। स्टॉपर्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, या तो मैकेनिकल स्टॉपर वेब्रेज के नीचे लगे होते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो आपको टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं, आपको बात समझ नहीं आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म चारों तरफ से कवर किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा इस एंगल के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये कह रहे 10 mm का इसके अंदर फर्क होना चाहिए। ऑफिस ये देखो ना, ये जो यहाँ पे रख के दिखा देना कि ये दीवार है, ये देखो ना, ये प्लेटफॉर्म है ना, ये वेब्रिज है और ये इसको ले लें। अब ये वेब्रिज है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ऑफिस है। ठीक है। अब ये इस दीवार के अंदर, थी बाबा ठीक है। अब ये जो है, ये अगर फर्क करो इसके साथ टच करेगा तो ये अच्छा लेवरेज जी हाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म है ना, जिसके ऊपर ट्रक आपका वजन होता है, इसके नीचे लोड सेल अगले साल आपको आपके पास ये प्लेटफॉर्म इसके साथ टच करेगा वेट रखी दो। तो उसके साथ उसको फ्रीली मूव नहीं करेगा, तो उसके साथ टच करेगा। जब टच करेगा तो आपका वेट सही नहीं है। इनके कहने का मकसद ये कि उसके अंदर कम से कम 10 mm का गैप होना चाहिए। जैसे ही आप वेब्रिज पे जाएं, सबसे पहले उस वेब्रिज पे पूरा घूमें। ये देखिएगा, आप लोगों को शायद पिक्चर नजर सीधी को आ रही है। ये हमारा कांटा है, ये हमारा एंगल है, इसके बीच में इतना फर्क लाजमी होगा। अगर कहीं भी आपकी इस टाइप की सूरत बन गई कि जहाँ पे आपका एंगल टच कर गया आपके कांटे से, वहाँ पे आपको फर्क हमेशा मिलेगा, चाहे उसकी कैलिब्रेशन भी सही हो, वो फंसा हुआ रहेगा। अब आपको पता है कि अगर कोई चीज़ फंसी हुई हो, हम उसको जितना भी धक्का मारते हैं वो नहीं मिलेगी, वो है। जब आप चेक करें उसमें ये भी चेक करें कि वेब्रिज के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वो जो है वेब्रिज आपका मूव करे। अब आप फोर्स लगा वेब्रिज के अंदर प्ले होनी चाहिए, बिल्कुल। प्ले से आपको ये पता चल जाएगा क्या उसकी ग्रीसिंग सही हुई है, क्या उसकी मेंटेनेंस सही हुई है। नहीं हुई होगी तो वो भी आपको फर्क जो है वो कॉज करके देगा। अच्छा साहब, ये सही में बताया जैसे कि रेड लोड सेल का तो चलो कम कर देता है, अभी आपातकाल आता है चलने का लेके आते हैं। अभी इसकी जो वो करा ये पूरी अभी सही है। इसने बात की कि ये जो लेवल है अभी इसमें कैसे हम उसको अब मतलब उसकी लेवरेज कराने नोटिस देकर उसको बंद कर दो ना। अरे वो तो कह रहे हैं कि अभी जब आपका ये एंगल उसके साथ टच नहीं, हमें नहीं वो तो और बात है सर, उसकी लेवल ही नहीं है, लेवल नहीं है। देखिए वो लेवल की बात उस वक्त आपको कर रहे हैं कि जब वो कार्नर चेक कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कार्नर में फर्क किन वजह से आ सकता है। एक तो उन्होंने कहा कि लोड सेल वीक हो सकता है, दूसरे नंबर पर उसके लेवल में फर्क। जब लेवल कब होता है, जब वेब्रिज बनता है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, जब सिविल वर्क होता है तो उसका बाकायदा लेवल निकाला जाता है। अगर उस वेब्रिज का प्रॉपर लेवल नहीं होगा तो वो वेब्रिज कभी भी आप अच्छी रेंज नहीं ले सकते। वो जो फर्क आ रहा है वो आप नहीं कर सकते। आ रहा है ना, आपका क्या काम है, आपके डिपार्टमेंट का क्या काम है, इंस्पेक्टर का क्या काम है, आप उस वेब्रिज को चलने नहीं देंगे, आप सीज कर देंगे उस वेब्रिज को। ये आपका फॉल्ट है, आप इसको ठीक करवाएं फिर चलो। पहले तो आपको पता चले ये फर्क क्यों है। कि आपने कागज चेक किया, गाड़ी जैसे उन्होंने बताया कि आपने इस एंगल पे रखी, बीच में रखी, नीचे रखी, जब आपको फर्क 10 किलो 20 kg का आ रहा है तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर आपको फर्क आ रहा है 500 kg का, जब 500 kg का फर्क आ रहा है और आपने लोड भी चेक कर लिया, लोड भी आपके ठीक है, एक लोड सेल पे रख के, तो 500 kg का फर्क जो वो लेवल का वो नहीं दूर हो सकता जब तक वो वेब्रिज पूरा उखाड़ के उसका लेवल नहीं मिलेगा। तो आप चलने नहीं जंक्शन बॉक्स वीडियो में रखा होता है, शीट उठाते हैं, अंदर ही होता है, अंदर होता है, कमरे में होता है, दोनों मतलब वेब्रिज के प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकेशन में जो उसकी प्लेटफॉर्म की थिकनेस है, पहले तो उसकी अहमियत है। दूसरा वो प्लेटफॉर्म बना किस मटेरियल से है, वो आपकी वेब्रिज की अपने रूल में पड़े भाई, उससे सब कुछ लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट में तो वो इम्प्लीमेंट नहीं है।
तो आप ये तो आपका काम है इम्प्लीमेंट करवाना। अभी आपकी मार्केट हमारे पास देखो ना, एज ए इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजर्स, मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे मैं आयरन शीट की स्पेसिफिकेशन मालूम कर सकूं। सरफराज साहब ये तो बहुत थिकनेस तो मालूम कर सकूंगा कि आधा इंच है, ठीक है। चले गए आप बॉडी चले गए मार्केट में। देखो ये जो आपका नहीं, मैंने कहा जितनी उसमें वाइब्रेशन होगी मेरी मेटेलिक शीट में। सरफराज साहब मेरी रसोई में ये आपका मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है या इसको आपने लाइसेंस दिया, ये सारी चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जब आपके साथ इंटरेक्शन में रहेंगे, आपके साथ सब कुछ करेंगे, आप इनसे पूछेंगे, विलेज वाले से नहीं आप पूछेंगे। ये तो ये आपको बताएंगे ना कि मैंने आपको लाइसेंस दिया है, आप मेरे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप सप्लाई कर रहे हैं। इन लोगों के साथ आपने बैठ के डिस्कस करनी कि मेरे रूल के अंदर इसकी थिकनेस ये है, इस पे चेकर प्लेट लगानी है, इसमें मैंने क्या चीजें लगानी, वो आपके साथ इनके साथ नहीं, इसकी जो प्लेट है उसका डायमीटर में मालूम होता है कि इसका जो है ना डायमीटर इतना होना चाहिए। अक्सर होता है जो प्लेट पे डिपार्टमेंट मसला 100-120 टन के कांटे पे वो लगती है 10 mm की प्लेट। ये तो चेकर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। चेकर भी लग सकती है, प्लेन भी लग सकती है। आजकल चेकर प्लेट के रेट बहुत ज्यादा है, तो प्लेन प्लेट पर शिफ्ट है। उसी रेट की वजह से लोग शिफ्ट हुए सेमी कंक्रीट पे, या जिसको बोला जाता है आपका सीमेंटेड सेमी कंक्रीट आता रहता है, जिसको हम वो भी कंपोजिट। कंपोजिट में होता है कि आपका लोहे के जैसे आईवी यूज होती है, लोहे की आईवी में लगी हुई होती हैं, चैनल्स लगे हुए होते हैं, और उसके ऊपर कंक्रीट पोर की जाती है। टॉप प्लेट और गर्डर्स को रिप्लेस करके कुछ कंक्रीट भर दी जाती है। फिर एक आता है टोटल कंक्रीट का। इसमें सबसे ज्यादा एरर और डैमेजेस के चांसेस होते हैं पूरे कंप्लीट कंक्रीट के अंदर, क्योंकि वो होता है एक पूरा मॉड्यूल में 18 मीटर का एक बड़ा स्लैब बनाता है। उसमें आप चाहें भी तो कॉर्नर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वो एक आप समझें कि बिल्कुल स्ट्रेट लकड़ी का पट्टा हमने 4-8 टांगों पर खड़ा कर दिया, वो हिलेगा भी, उसके ऊपर वेरिएशन भी ज़्यादा है। और खुदा न खास्ता कंक्रीट की प्रॉपर्टी है कि वो क्रैक कर जाती है हाई स्ट्रेस के अंदर कहीं भी सरफेस क्रैक बन गया या कहीं डीप क्रैक बन गया, वो आपको वेब्रिज एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी इस वेब्रिज की, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। उसका तरीका होगा कि वेब्रिज छोड़ें आप, फिर वो नया बनेगा। सेमी कंक्रीट में भी जहाँ जहाँ कंक्रीट का इस्तेमाल है वहाँ वहाँ ये मसला आएगा। माइल्ड स्टील का जो वेब्रिज है उसके अंदर एक खासियत ये है कि अगर कहीं से आपका मसला आता है, आपने उसको एक दफ़ा वेल्ड किया और वो आपको वापसी फिर अगले 5 साल के लिए चल जाए। ये आपका वेब्रिज का रूल 3.14 कहता है कि प्लेटफॉर्म शैल बी स्टील चेकर प्लेट। मगर उसकी विड्थ थी हुई विड्थ, उसकी विड्थ क्या कहते हैं? देखो विड्थ तो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। सही। अगर 30 टन का वेटेज है तो उसकी कैपेसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। उसके लिए तो मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो स्टील रेंज में कल के की बात कर रहे हैं, सवाल किया है, सवाल किया अभी इसमें कोई और रूल्स नहीं है ये उद्धरण के या तो के उद्धरण वो मुद्रा चलता है जो करे वे सारा कंप्लीट लगाया जा रहा है। कमेंट्री तो करे वो निकाल देखिए इस वक्त रिसेंटली आपके पास जो रूल है उसके मुताबिक इस वक्त मार्केट में अगर कोई भी कंक्रीट का, सेमी कंक्रीट का या किस टाइप का भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो इलीगल। आप अपने रूल के मुताबिक उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। आजकल ये तकरीबन सकन साइड की तरफ लड़का साइड में ये कश्मीर के देखिए मैं आपको बताऊं, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसको क्यों हमारे रूल में या इंटरनेशनली कुछ जगहों पर शायद क्यों अलाउ किया गया। हमारे पास तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए आपको पता है ये एक लोहे की प्लेट है, ठीक है, इसका वजन सपोज आप कहते हैं 1 टन है। इसकी निस्बत आपने जब कंक्रीट का बनाना है तो ये जो टेबल का पूरा 4 इंच की मोटी प्लेट वो बनेगा, उसका हिमसेन पता वजन कितना होगा, उसका अपना वजन कितना होगा। इस वक्त अगर आप स्टील की प्लेट है तो 1 टन की है, अगर आपने कंक्रीट का बनाया तो वो 10 टन का होगा कम से कम, जो हर वक्त उस लोड सेल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ग्रेड की कौन हुआ, ग्रेड की मैन्युफैक्चर हुआ, हुआ आप नहीं अलाउ करें ना।
मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर आपने लाइसेंस इसका मतलब ये आर्गेन्स जो है वो मैन्युफैक्चर की सर मेरी अलग सुनिए ना, आप नहीं अपना काम कर रहे हैं ना, उसने बना लिया ना आपने, आपने कंक्रीट का बना लिया ना, वेरिफिकेशन किसने करनी है? आपने करनी है, आप नहीं करें जब एक वेबरेज जब वेरीफाई नहीं करेंगे दोबारा बनाएगा नोटिस भेजे हैं आप नहीं कर रहे हैं ना, आपने रूल को आपने इम्प्लीमेंट करवाए। दूसरे नंबर पर ये देखिए कंक्रीट का क्यों नहीं है, कंक्रीट का इसलिए नहीं, उसके अंदर देखो मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आएगा कंक्रीट में, जब उसके अंदर मॉइस्चर आएगा तो वो सारे उसके वेट पे फर्क देगा। उसके बाद उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे उसके अंदर प्रॉब्लम है, मौसम के साथ उसके ऊपर होते हैं, आपके टेम्परेचर का असर उसके ऊपर होगा, आपकी नमी का असर उसके ऊपर होगा। अब आपने अगर फर्ज करो कंक्रीट का सीधी कंक्रीट आपने देना तो वो आपके मैन्युफैक्चरर के साथ बैठ के पहले उसका एक डिजाइन करा जाएगा। ये जो आपकी किताब बनी है, जो ये आपका रूल बना है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई होगी ना, बड़ी रिसर्च की गई है। अब हमारे यहाँ इसकी रिसर्च ही नहीं है, हमने उठाए बनाए कंक्रीट के बना। इस वक्त मैं आपको बता दूँ, मैं वेबरेज को देख रहा हूँ, ये भी इनको भी पता होगा, आप सिर्फ कंपेयर कर दें कि जो ऑफिशियल पहले एवरी के अपने प्लेटफॉर्म के जो बने हुए हैं और कंक्रीट के बने हुए हैं, उसमें कितना फर्क आ रहा है, कितनी कंप्लेंट्स आ रही है। सबसे ज्यादा वेरिएशन इस वक्त जो आ रहा है वो कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पे कंक्रीट में ज्यादा है, सेमी कंक्रीट जितना लोहा बढ़ाते रहते हैं उसमें सर इसका सेमी पे तो अलाउड नहीं होना चाहिए। ऐसा में बहुत फर्क है कि आपका माइल्ड स्टील का जो कांटा है वो बनता है 45 लाख रुपए का, सेमी कंक्रीट आपका बन जाता है, सेमी कंक्रीट आपका बन जाता है 25-27 लाख रुपए का, आते आने का फर्क है 45 और 10 लाख रुपए। अब ये जो फर्क आ रहा है ना, यही आप चेकर प्लेट के साथ कांटा बनाइए, कांटा चेकर प्लेट के साथ 50 लाख का बैठता है, 50 लोहे का आपको वो अलग भी पैसे बचा रहे हैं ना, प्लेन काट के 50 लाख का काटा है तो कंक्रीट का 10 लाख कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशन है। बट उसके अंदर भी ये है कि आपका मेरा जो एक मेरे पास मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा, मेरे वाले साहब ने अभी बलूचिस्तान के वेट डिपार्टमेंट से किया था, उसमें उन्होंने क्या हुआ कि आपका स्ट्रक्चर जो है या तो प्लेन में हो या चेकर में हो, ये इंटरनेशनल अमेरिकन एक कंपनी करूँगा, अमेरिकन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करूँगा, प्लेन में हो या चेकर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चेकर से करती है कि एंटी स्लिप का काम कर देती है, बाकी है वो भी लोहा, उसमें हमने सिर्फ खुदरा बना दिया। प्लेन भी हो कोई मसला नहीं है, एक ही चीज़ है, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर है। सेमी कंक्रीट भी अब इस तरह चाइना मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, इवन इनफैक्ट एवरी मेटल टोलीडो भी अपने इंपोर्टेड सेमी कंक्रीट के डेक्स बेचना शुरू हो गए। तो ये आगे कंक्रीट दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा, खाली कंक्रीट डेक्स जो है उसमें दुनिया में कोई हाथ नहीं डाल रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान की किताब है कि उन्होंने वो सरिया बांधा, उसको जो भी फ्रेम बन रही है वो आगे चला सर। ये बाकायदा कंस्ट्रक्शन, ये जब सेमी कंक्रीट की बात कर रहे हैं, ये बाकायदा स्पीड होकर ये रिसर्च हो रही कि आपने सरिया कहाँ डालना है, कहाँ उसके बैंड बनना है, कहाँ पर उसके जोड़ लगना है, कहाँ उसमें कितनी उसकी कंपोजिशन क्या होगी, किस तरीके से बनेगी। हमारे यहाँ क्या है जी, खाली वो जी मिक्सचर मशीन वाला बनाया, सरिया बांधा, क्या करना जी हमने ये प्लेटफॉर्म बनाना है, उसने आकर सरिया बांध दिया, वो मशीन ले आया, उसने मिक्सचर किया और ढाला बना दिया, रात में आज के इससे जो है वो एक हम ये मैसेज भी दे सकते हैं, अगर कहेंगे तो हम यहाँ से एक ऑर्डर निकाल देंगे, इस तरह का कोई भी जो है वो वेबरेज पास अभी थोड़ा रुक गया। इस वक्त मार्केट में कम से कम भी 200 हमारे पास पूरी यही आपके पास सब जगह ही है। या तो फिर हम अपने एक्ट में तरमीम करें, रूल में बिल्कुल नहीं करेगा। और हम जिस कंट्री से तल्लुक रखते हैं ना, अभी आप कम से कम उसका रूल भी देखिए, रूल्स में है क्या, ये वेबरेज के रूल्स में क्या है, इसने बताया मटेरियल आपको, इसको कोई तब्दील करने की जरूरत है किसको है, ये तो मैकेनिकल है ना सर। इसमें भी हमारे पास ये जो रूल है ना, इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ना इलेक्ट्रॉनिक वेबरेज है, ये तो आपके पास डायल वेबरेज है, ऑटोमेटिक वेबरेज लिखी हुई है, इसमें रूल में तब्दील कर चले इस फोरम को हम इस्तेमाल करते हैं इसका। हाँ, तो मसला है कि कंक्रीट रहेंगे तो टेम्परिंग बढ़ेगी, टेम्परिंग आपका लोहे में भी हो सकती है। मैं इसी बात पे आने वाला था कि एज इंस्पेक्टर्स जो आप लोग के ऊपर सबसे बड़ा जो एक फरीजा बैठता है, वो बैठता ये है कि आजकल एक 12 वोल्ट की डिवाइस लगती है, लोड सेल के साथ एनालॉग लोड सेल्स भी लगती है।
आपने लोड सेल के पास तार छीला, ज्वाइन कर दिया और एक रिमोट ऑपरेटेड आपके पास डिवाइस आ गया। इसमें भी आ गई। हाँ, अब उससे होगा ये कि गाड़ी आ रही है, 6 साल पहले की है गाड़ी आ रही है, रिमोट का आपने सिग्नल दबाया, वही 30 टन की गाड़ी आप कम भी कर सकते हैं, 25 टन पे ला सकते हैं, उसी को 50 टन पे ले ला सकते हैं। ये फ्यूल बिल्स में भी पकड़ी गई है, हमने पकड़ी है, ये टेक्सटाइल में भी हमने पकड़ी है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में पकड़ी है। इसके अंदर ये जो डिवाइस जो लगती है इसमें हमेशा अंदर का आदमी फैक्ट्री का मिला हुआ होता है, बट उसमें ये नहीं है। उसमें आप लोग की जिम्मेदारी है कि जब आप किसी भी वेबरेज की इन्फोर्समेंट के लिए जा रहे हो और आपने नीचे जरूर जाके लोड सेल्स देखने हैं, उसमें लोड सेल्स को भी आपने कहाँ से देखते हैं, जो पूरी केबल है वो आप ट्रेस करके देखें, कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं बन रही जहाँ पे कोई तार छिला हुआ है। अब वो डिवाइस आपको लगेगा कि लोड सेल का हिस्सा है, क्या कि हमें 12 वोल्ट की बैटरी है, थैली में बांधी हुई होगी, इसको पैक ऐसे करके देंगे कि आप समझेंगे कि शायद इंस्टॉलेशन के टाइम पर कचरा है। नहीं, वो कहाँ लगा होगा, किस जगह? लोड सेल पे, लोड सेल लोड सेल की केबल के ऊपर साइड में सर उसमें अंसारी साहब क्या है, उसमें ऑनर इन्वॉल्व नहीं है, जो ऑपरेटर है वो इन्वॉल्व है। मुझे हम बता दें, रिहान साहब को पता है, इन्होंने 8 साल पहले एक नोटिस बना के दिया था, मुझे दिया था, हमने 8 साल पहले ये डिवाइस पकड़ी थी और आपको याद है मैन्युफैक्चरर की आपने नोटिस दिया बनाया। अब मसला ये है कि इस डिवाइस को पकड़ने के लिए आपको इतना ज़्यादा नॉलेज, हर आदमी को उसकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, एक डिवाइस का पता होना चाहिए, जगह का पता होना चाहिए। आप जब इसकी बात कर रहे हैं बेवरेज की, हम तो बैठे हुए सबसे ज़्यादा जो भुगतने वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा आपको काम करने हैं, आपके तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर टेम्परिंग की उस पर डिवाइस लगी, बिल्कुल आपकी अपनी रेट खत्म हो चुकी है। पहले तो शीट पे लगती थी ना, आपको अब तो असेंबली में फटकर बोर्ड में लगा दिया, आप उसके बोर्ड में लगी हुई है। अब आप कुछ नहीं, आपकी रेट क्या है, आपके इंस्पेक्टर की रेट कुछ नहीं है। ये देखिएगा, ये एक थैली में बांध के रोड सेल के साथ लगा दिया, अब कोई भी आम बंदा इसको देखेगा वो ये समझेगा कि नहीं, व्हाट्सएप कर देना, आसानी हो जाएगी। हाँ, वो तो एक ग्रुप पिक्चर ले रहा है इसकी। हाँ, मदन साहब को दे दो। मतलब सर सबके पास भेजो। अच्छा, ये बैग व्हाट्सएप आगे पता चलेगा किस शक्ल का है। सबके पास भेजो। इनके पास सोशल मीडिया मदद सब देखिए मसला ये है कि देखिए अभी इसकी सब चीज़ों की तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए ना। जरूरी इसी के अभी तो ये जो बातें अभी आपको बता रहे हैं तो बहुत डीपली बातें बता रहे हैं, बहुत डीपली चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब आप देखें ना डिवाइस काम हमें करना है, हम सीखेंगे वो काम करेंगे, हमें ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। आज आपने कितनी अच्छी बातें बताई, 4 अच्छी बातें, 4 बातें। ये तो इन्होंने एक आपको प्रोसीजर बताया कि ऐसे होता है। जो आपको पता, जो चोरी करने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सारे तरीके, किसी का ये तरीका होगा, किसी का दूसरा तरीका होगा, किसी दूसरे लोगों के तरीके, लोगों ने उसको किसी ने। अब देखिए एवरी, सबसे पहले एक एवरी ने जब अपना, एवरी का नाम क्या है आपको पता, दुनिया में आज भी बेवरेज के हवाले से एवरी से अच्छा बेवरेज कोई नहीं बता। और उसकी सबसे ज़्यादा खसूसियत क्या है, उसको कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता, आप अपनी मर्जी से उस पर वेट नहीं डाल सकते। ऑटो है टोटल, मुझे याद है इनका मॉडल बहुत उस पर करता है, उस पर आप अपनी मर्जी का वेट डाल ही नहीं सकते। आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, उसने जो वेट ले लिया उसी ने आपको प्रिंट करके दिया, आप अपनी मर्जी किसी जगह नहीं कर सकते। अब देखिए जिस लोगों ने टेम्परिंग करनी है, जिन लोगों ने बेईमानी करनी है, वो इसके अलावा भी बेईमानी के बहुत सारे तरीके। अब आप गाड़ी का वजन करवा रहे हैं, ड्राइवर उसके अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर चिट बनाने वाला ड्राइवर आपको करना है, 100 किलो का फर्क आ गया ना उसमें। उसके बाद जब आप खाली गाड़ी वजन करने के लिए ला रहे हैं तो आपने उसके साथ पिछली साइड में 2 बंदे और खड़े कर दिए, तो खाली गाड़ी का वजन ही जब 150 किलो ज़्यादा होगा तो जब वो गाड़ी फिर करके आएगा। कोई लॉजिक का वीडियो भी चली थी कि ड्राइवर जो है वो भी अपने अंदर पता नहीं क्या कुछ पहुंचा हुआ, वो थे वो मुर्गी वाले, ये जो मुर्गी वो अपने चैनल पे है, मैंने रखी हुई। के ट्रक में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर स्पेयर व्हील ज़्यादा रख दिए। सर तो वाटर टैंक बनाए, वाटर टैंक बनाए, उसको फिल करते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं, सिंपल। तो देखिए जिन्होंने लोगों ने बेईमानी करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेईमानी के तरीकों को पकड़ना आप लोगों ने,
अरे बेईमानी करने वाले बेईमानी करेंगे, आप पकड़ने वाले जो उसको पकड़ने जो हमारे रेलवे से काम है, जो हमारा काम है, जैसे ये भी हमारा काम है। देखिए ये वाली जो फ्रॉड हो रहा है ये भी हमारा काम है, हम तो सर ये बात ये है कि जब आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे ना, इंस्पेक्टर कोई पहुंचा हुआ उस वक्त वो प्रिकॉशनरी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे, वो तो ठीक है। और 24 आवर्स तो हम लोग नहीं जा सकते ना। इस वक्त हम गए उस वक्त वो क्लियर रखेंगे, देख लो सर, बंदा भी नहीं बैठा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो डिवाइसेस जो लगती है, डिवाइस एक अलग इशू है, बाकी जो टेम्परिंग है वो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम।